नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में आज स्मृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक समारोह में लोकतंत्र जिंदाबाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिली सीख के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में गुजरेगी। हम आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से त्यागराज स्टेडियम में संविधान हत्या दिवस मनाया, जो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस काले दौर को याद करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। आजादी के बाद के भारत के इतिहास के एक काले अध्याय को याद करने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए। वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है। गृह मंत्रालय ने ही ये घोषणा की। जब ये निर्णय हो रहा था तब कई सारे विचार आए नाम के बारे में, और ऐसा भी लगा कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। मित्रों, आज यहां पर एक पुस्तक की भी विमोचन हुई, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज अ लीडर। ये नरेंद्र मोदी जी के आपातकाल के दौरान एक युवा संघ के प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर 19 माह तक जो आंदोलन जेपी के नेतृत्व में चला, नानाजी देशमुख के नेतृत्व में चला, वो आंदोलन में एक युवा कार्यकर्ता के नाते मोदी जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, मीसाबंदी जो थे उनके घर में गए, उनकी परिजनों की पूछताछ की, उनके इलाज की व्यवस्था की, कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया। और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी पूरी कहानी ये पुस्तक के अंदर समाहित है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की भूमिका, लोक संघर्ष समिति का संघर्ष, और इसके साथ सत्याग्रह और जन जागरण की दिक्कतें, और नरेंद्र मोदी जी उस वक्त भूमिगत रहकर काम करते थे। विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति
जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया। और ये पुस्तक 5 अध्यायों में मीडिया की सेंसरशिप, सरकार का दमन, संघ और जनसंघ का संघर्ष, आपातकालीन पीड़ितों का, उनकी पीड़ा का वर्णन और तानाशाही से जन भागीदारी तक की ये यात्रा, इसका वर्णन इस पुस्तक में है। मैं विशेषकर देश के युवाओं को अपील करना चाहता हूं, एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपकी ही आयु के एक युवा ने अपने शुरुआती दिनों में जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया, वही युवा इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर, चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिला। इसके साथ साथ 12 जून को एक और घटना हुई थी। मैं गुजरात से आता हूं। 12 जून को ही गुजरात में जनता मोर्चे का प्रयोग सफल हुआ और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का अंत होकर जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया।
अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा, डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजयाराजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए। अखबारों के दफ्तर बंद हो गए, 253 पत्रकार गिरफ्तार हो गए, 29 विदेशी पत्रकारों को देश के बाहर भेज दिया और कई सारे अखबारों ने संपादकीय को खाली रखकर इसके सामने प्रोटेस्ट किया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस प्रमुख, जनसत्ता प्रमुख था, उनकी बिजली काट दी गई और संसदीय कार्यवाही पर भी सेंसर लगा दिया गया। न्यायालय को भी एक प्रकार से नियंत्रित कर दिया गया। देश भर में लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हुए। संविधान के अंदर 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन, अनुच्छेद 223A, 223B, इसके साथ साथ अनुच्छेद 123, 213, 352(5), 19 और अनुच्छेद 356 का उपयोग कर लोकसभा का आयुष्य भी बढ़ाया गया। न्यायपालिका में खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से रोका गया। उसके पहले ही 3 न्यायाधीशों को खुदाकर चीफ जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाने का काम किया था। और यहां जो युवा बैठे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, कभी ड्यूएट सॉन्ग सुनते हो तो उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आवाज एक ही कलाकार की क्या हो सकती है? इमरजेंसी के वक्त हुआ था, किशोर कुमार की आवाज को बंद कर दिया, मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, देव आनंद को दूरदर्शन से प्रतिबंधित किया, आंधी फिल्म को और किस्सा कुर्सिका को उस पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, संविधान की हत्या करने के बाद इस भारत के संविधान को मौन कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और बाद में एक दिन विपक्ष को झांसा देने के चक्कर में इमरजेंसी उठाई, देश में चुनाव आया, सारी विपक्षी पार्टियां जयप्रकाश जी के दिव्य नेतृत्व में एकत्रित हुई और देश की जनता ने तानाशाही की मानसिकता वाली श्रीमती गांधी को ऐसा दंड दिया कि वो स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। और ये दिन इसलिए याद रखना जरूरी है कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति तानाशाही सोच को इस देश के संविधान पर थोप न दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दिन को याद रखा जाए और इसीलिए मोदी जी ने आग्रह किया था कि संविधान हत्या दिन के रूप में आज के दिन को मनाया जाए। आज एक विचार जो उस वक्त पनपा था
राष्ट्र से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा मैं हूं और देश हित से बड़ी सत्ता है। उससे उलट आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रथम की सोच पूरी जनता के जनमानस के अंदर गूंज रही है। और ये परिवर्तन उन हजारों लोकतंत्र के योद्धाओं के संघर्ष के कारण है, जिन्होंने 19 महीने जेल में काटे और जो नारा बनाया गया था इंदिरा इज इंडिया, वो नारे को उलट कर इंदिरा अगेंस्ट इंडिया का नारा गगन में गूंजने लगा और परिवर्तन हुआ। इसी के कारण आज हमारे 140 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में पूरी दुनिया में भारत को हर क्षेत्र में प्रथम लाने के लिए संघर्ष कर रही है, संकल्पित हुई है और आगे बढ़ रही है। मित्रों, आइए आज हम सब और विशेष कर इस देश के किशोर और युवा आगे आए और इतिहास को, हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को समझाएं, एक काले अध्याय को उनसे परिचय कराएं और भविष्य में कोई भी तानाशाह ऐसी हिम्मत न कर सके, इस प्रकार का देश का विचार भी बनाएं, कार्य संस्कृति भी बनाएं। फिर से एक बार मैं वो सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, वो सभी को आज के दिन पर मनपूर्वक नमन कर उनका स्मरण करता हूं। राम बहादुर जी आज बैठे हैं। राम बहादुर जी जैसे उस वक्त के संघर्ष के करने वाले जितने भी लोग जीवित हैं, वो सभी को भी प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। हम आपको यह बता दें कि आज सुबह कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार द्वारा आपातकाल के संदर्भ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था
उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। क्योंकि संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए दिवस मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो जैसे रातों रात पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालयों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया गया, वो देश उसका स्मरण रखे, देश उसे कभी भूले नहीं, उसके लिए इस प्रकार का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। आइए अब आपको मिलवाते हैं आपातकाल के उन पीड़ितों से जिन्होंने उस काले दौर को देखा था। उस टाइम संविधान की हत्या की जा रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी कि जो मैं कहती हूँ वो सच्चाई है, चाहे कोई मर जाए पिट जाए, जो बच्चा मुंह नहीं खोल सकते थे कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। इसने देखा कि अब तो कि अब तो मैं जानने वाली हूँ, तब इसने रातों रात ये फैसला तय कर लिया कि इनको तो छोड़नी पड़ेगी, ये जेल ही भरते जा रहे हैं। इसके पास तो खाना भी खत्म हो रहा था इस टाइम। जो हमें दाल मिलती थी, इतनी गंदी दाल, सब्जियां। ये राजमाता सिंधिया जी ये बैठे हुए हैं, ये हमारे को लेके गए अपने रूम में, कहते रात को बच्चे, तुम छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे आ गए? तो हमने कहा जी हमारा को पीछे संभालने वाला, सारे 11 मेंबर ही चले गए जेल में, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं? तो इन्होंने हमारी बड़ी वेलकम की, इज्जत की, और कहते हैं दूध ले जाओ, दही ले जाओ, बड़ी प्यार दिया था। अपने कमरे में लेके गए, कहते वहाँ कोई चीज की रात को कष्ट हो तो मेरे को बुलाना। इनफैक्ट बात यह है कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई है तो बाहर लोग इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि आपस में बात भी नहीं करना चाहते थे। बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड थे या रिश्तेदार थे वो बात करते थे, इससे मिलते ही नहीं थे। हमने कहा ये क्या हो गया? हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं कि ऐसे लाल बांझे कोई अपना दोस्त मित्र रिश्तेदार बात ही ना करे। जैसे ही कुछ दिन बेड़े तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मैं उस वक्त जनसंघ से कॉर्पोरेशन का मेंबर था, और ये कहा कि ये दूध के डिपो में आए और इन्होंने वहाँ लेक्चर दिया, इंदिरा गांधी की बात खिलाफ बोला, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं। और मैं हैरान हो गया कि ये मैंने कभी दूध के डिपो में कभी गया नहीं है, और आप ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे, कहते नहीं ऐसे ही होता है, हम ऐसे चलाते हैं। खैर, जैसे थोड़ा मेरे को ध्यान में आया, जो दुकानदार थे उनके पास कांग्रेस के बरकत जाते, उसको कहते देखो भैया 100 रुपए का डंडा, 25 रुपए का झंडा, 125 दे दो, नहीं तो दुकान नहीं खुलने देंगे। चंदा इस प्रकार से इकट्ठा करना शुरू करा। जरा से वो पैसा आटने वाले बीच में बदमाश भी आ गए, लुच्चे भी आ गए, लफंगे भी आ गए। उन्होंने इस प्रकार की दिक्कतें दी। ये जमाना बाद मैंने देखा, तो अंदर जाके मैं जब भी घर के बारे में पूछूं तो मुझे जो रिपोर्ट है, मैं तो हैरान हो गई, ये हो क्या गया इस देश में। मुझे याद आया हमारे रिसोर्स में नौकरी चली गई और रिसोर्सेज खत्म हो गए सारे। हमने अपने घर का ऊपर का हिस्सा 325 रुपए महीने में किराए पे दिया, उससे हमने गुजारा किया, तो भी वो पैसे पूरे नहीं होते थे। हमने वहाँ के अपना स्कूटर बेचा, गाड़ी बेची, कार बेची, तब जाके हमारे घर का ये खर्चा। क्या लोगों की क्या सोच थी? लोगों की सोच ये थी कि अब कभी भी यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि डेमोक्रेसी वापस लौट आएगी। आज जो बीजेपी के शासन में अमित शाह जी ने आपका स्वागत किया, आपका सम्मान किया, कैसा महसूस हुआ तब और अभी क्या अंतर लगा? मैं ये समझता हूँ ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उस जनता का सम्मान है, उन हमारे दोस्तों का सम्मान है जिन्होंने उस वक्त हमारा साथ दिया। हमें वो मिले, आते रहे, और जहाँ भी मौका मिला उन्होंने हमारा साथ दिया। ये उनका सम्मान है, हमारा क्या सम्मान है? हम तो जेल में थे ही, हमें तो सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत अच्छी बात है, हमें सारे बुलाया, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और उससे ज्यादा खुशी की बात मुझे ये है जो सरकार ने, मैं लोकतंत्र सेनानी संघ जो है हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है, उसका ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, हमने इस जद्दोजहद को आगे किया और अल्टीमेटली हम वहाँ पर जंतर मंतर पे भी धरना दिया, सब कुछ किया।
जबकि मैं बीजेपी का हूं तो भी धरना दिया और सरकार को ये कहा कि भाई ये क्या है। तो आपने देखा होगा कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस का दिन रख दिया और मैं समझता हूं ये पहला मौका ऐसा आया है, ये 50 साल में ये मौका आया है कि जब लोग पूछते हैं इमरजेंसी है क्या, बच्चों को इमरजेंसी का पता ही नहीं, कोई उनको कोई बात करो उनको समझ ही नहीं आती थी बात। आज इमरजेंसी के बारे आप कोई किताब खोल के देख लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमने सरकार से कहा भाई इमरजेंसी में इतनी घटना हुई, इसे पाठ्यक्रम में रखो और उन लोगों को सम्मान दो, उनकी इज्जत करो, मान करो, ये होना चाहिए। मेरे इज्जत मान करने से नहीं होगा, ये जो सारे मेरे साथी हैं उन सब की इज्जत मान हो, ये हमने आज इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें आशा नहीं विश्वास है इस पे हम कामयाब होंगे। मैं राजन डिंगड़ा दिल्ली का रहने वाला हूं और रजौरी गार्डन में मेरा निवास है। जब आपातकाल लगा तो उस समय मेरी आयु 18 वर्ष की थी। आपातकाल का नाम सुनने के बाद यही नहीं पता लगा कि आपातकाल होता क्या है, तो इसलिए तो पहले तो वो समझने लगा कि आपातकाल है क्या। जब देखा कि सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है आधी रात को, जो प्रमुख संघ के थे, जनसंघ के थे, सबको उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया। फिर हमने उसके बाद आपस में मिलन समारोह छोटे छोटे शुरू किए, क्योंकि बिल्कुल संपर्क टूट गया था कुछ दिन के लिए। तो वो मिलन समारोह हुए। फिर पूरे देश में योजना बनी कि सत्याग्रह किए जाएंगे और वो सत्याग्रह 14 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक पूरे देश में हुए। और उस सत्याग्रह में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें से 98% से ज्यादा संघ के स्वयंसेवक थे। मेरे 14 नवंबर से पहले एक पहला सत्याग्रह 1 नवंबर को हुआ। कॉमनवेल्थ कंट्री की हमारे देश में मीटिंग थी, तो उनका रिसेप्शन समारोह था दिल्ली के ये लाल किला में। तो उसके अंदर हमें आदेश हुआ कि हमने सत्याग्रह करना है और हम 18 लोगों ने, जो सभी विद्यार्थी थे, वहां सत्याग्रह किया। वहां जो अपना करना था नारे लगाए, सब कुछ किया और उसके बाद हमें पुलिस उठा के ले गई। फिर पुलिस ने हमारे पे जाके थानों में अत्याचार किया। सारे क्या बोला गया था? आप लोगों को उठाया गया तो कुछ बताया गया था या ऐसे ही उठा लिया? नहीं, ये तो हमने सत्याग्रह किया ना, उठाया नहीं था ना। हम तो सत्याग्रह करके स्वयं गए थे ना, कोई हम घर से तो गए नहीं थे। हम तो स्वयं जानते हुए कि ये स्थिति है, पता नहीं कि कल छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, क्या हाल होगा, ये भी नहीं हमें पता था। तो उस समय हमने सत्याग्रह करके जेलों में गए। सत्याग्रह करने के बाद जिस प्रकार से थानों में हमें मारा गया, पूरे कपड़े उतार के हमारे शरीर पे ठंड के दिनों में लाठियां बरसाई गई, इस प्रकार से अत्याचार हुए। इतना हमारे सिर्फ चलो सत्याग्रह मैंने किया, मेरे पे मुझे गिरफ्तार किया, हो गया, लेकिन मेरे परिवार को भी, भाई को उठा के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। मेरी दादी को भी परेशान किया, पिताजी को परेशान किया। स्थिति ये हुई कि मेरा पूरा का पूरा परिवार घर में ताला मार के चला गया, क्योंकि पुलिस वालों से बहुत परेशान हो गए थे। और स्थिति ये थी कि पड़ोसी भी बात नहीं करता था, कहता था भाई ये इनको बात की तो आपातकाल है, कहीं हमें भी उठा के ले जाएंगे। तो ये स्थिति थी जी, कोई किसी से बात। लोग क्या सोच रहे थे उसमें? लोग असल में विरोध थे, लेकिन वो डर के मारे में कोई बोलता नहीं था, कि लोग को बोलने में नहीं थी। अंदर अपनी थोड़ी बहुत आपस में ही चर्चा, यानी खुल के भी नहीं, आपस में ही घर में बैठ के कि भैया ये गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये स्थिति थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।